ठीक है, करें स्टार्ट। देखो हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला है, उसके अंदर हमने पढ़ लिया था सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जनरली अगर आप देखोगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में कहीं पे भी सिलेबस के अंदर उल्लेख नहीं है, पर फिर भी प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मान लो भविष्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न बनेगा तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जब कोई चीज सिलेबस में नहीं देता है तो उससे जो प्रश्न होते हैं बहुत सिंपल आते हैं, पर जो चीज सिलेबस में होती है उससे प्रश्न कठिन आने की संभावना बहुत रहती है। बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो चीज सिलेबस में नहीं देती वो पढ़ता ही नहीं, छोड़ ही देता है। थोड़ा तो आइडिया हमें होना चाहिए। ऐसा होता है अक्सर कि जब हमें कोई चीज नहीं देता ना, आयोग हमेशा हर साल 2-3 प्रश्न ऐसा करता है वो कि कहीं ना कहीं आउट ऑफ सिलेबस उठाता है। देखना आप, जनरली ऐसा होता है, और उसमें उस बच्चों को फायदा मिलेगा जो कंसेप्ट के साथ पढ़ेगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेगा। ठीक है, बात याद रहेगी। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो देखो ये मैप हमने पिछली बार भी देखा था, और इस मैप में अगर यहाँ पर देखोगे आप तो ये थी हमारी सतपुड़ा माउंटेन रेंज। इस सतपुड़ा माउंटेन रेंज के अंदर भी 3 पार्ट थे, एक था राजपीपला, एक था महादेव और एक था मेकाल। ठीक है, इसके अंदर में बस थोड़ी सी एक बात बता देता हूं आपको, थोड़ा सा देख लेना आप कि यहाँ पे जो राजपीपला जो श्रेणी है, देखो इनकी सबकी चोटियां तो मैंने बता दी थी आपको। इसमें एक चीज और याद करना, एक बार एमबीबीएस में से प्रश्न आ गया था, यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं, जो हिल्स है, उनका क्रम पूछ लिया था वेस्ट टू ईस्ट, और ऐसे ही पूछता है अक्सर वो। एक्चुअल में आप यूपीएससी का ट्रेंड देखोगे ना, उसके अंदर डाटा नहीं पूछता है कि किस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, वो ये नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि ईस्ट टू वेस्ट बताओ, नॉर्थ टू साउथ बताओ। ये यूपीएससी का ट्रेंड है। और हमेशा याद करना, जो बड़ी एग्जाम होते हैं ना, जो उसका हमेशा छोटे वाले जो एग्जाम होते हैं ना, जो आयोग होते हैं ना, वो हमेशा उसको फॉलो करते हैं। ये जो ट्रेंड है ना, यूपीएससी 8 से 10 साल पहले पूछ चुका है, खत्म कर चुका है वो ट्रेंड, बात समझ। पर अब एमपीपीएससी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से आपसे ये नहीं पूछेगा कि चूलगिरी की ऊंचाई बताओ आप, बात समझ में, ये पूछेगा आपसे व्यापम वाला। एमपीपीएससी वाला क्या पूछेगा आपसे कि यहाँ पे जो भी पहाड़ियां हैं, जो भी हिल्स है, उनका आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट क्रम बताइए आप। तो क्रम बताने के लिए इसमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखो आप बुक से नहीं कर सकते, आप बुक के अंदर जनरली अगर ऐसी कोई चीज देगा तो थोड़ी कर पाओगे आप। ये तभी कर पाओगे आप, हाँ, ये तभी कर पाओगे आप जब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी मैप की, क्योंकि ये सारी चीज दे रखा होता है एटलस के अंदर। एटलस जब मैप देखते हैं हम, उसके अंदर सारी चीज बताई होती है। तो देखो मैं क्रम बताता हूं आपको, क्रम याद करना है कि मध्य प्रदेश सबसे इधर वाली साइड में देखो, वेस्ट साइड में देखो, यहाँ पे पड़ती राजपीपला की पहाड़ियां। वेस्ट साइड में कौन पड़ेगी, राजपीपला की पहाड़ियां, नाम याद करना। इसके बाद जो आती है, देखो मैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहा हूं, बस आप वेस्ट टू ईस्ट वाला क्रम याद कर लेना। आपको ईस्ट वेस्ट पूछे तो उस क्रम को उलट देना, ठीक है। राजपीपला के बाद जो आती है उसको बोलता हूं मैं अखरानी। ठीक है, बात याद रहेगी, अखरानी। और अखरानी के बाद आती बड़वानी। क्या आती है, बड़वानी। बड़वानी के बाद जो आती है उसको बोलता हूं मैं बीजागढ़। और बीजागढ़ के बाद आता है असीरगढ़। क्या आता है, ये बड़वानी हो गया, ये आगे बीजागढ़, और बीजागढ़ के बाद क्या आएगा, असीरगढ़। अब देखो इस क्रम को कैसे याद करना है, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे याद कर लेना। अब तो हमें ये तो पता है कि मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा मेकाल माउंटेन रेंज, इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है, जो पश्चिमी भाग है, उसको क्या बोल रहा हूं मैं, राजपीपला। ये तो पता चल गया मुझे राजपीपला है। राजपीपला के बाद जो आ रहा मुझे वो याद करना है। तो अब एक बात और याद करना आप, ये जो राजपीपला की जो श्रेणी है, ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के यहीं तक बुरहानपुर तक फैली हुई है, बात याद रहेगी। और इसी बुरहानपुर में देखो आपको पता है असीरगढ़। कुछ चीज ऐसी होती है जिसको करके भी आप ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो असीरगढ़ याद रहेगा। तो सबसे वेस्ट में कौन है, राजपीपला। सबसे ईस्ट में कौन है, असीरगढ़, ये बताया आपको। और आपको पता है जो असीरगढ़ का किला है, इसको हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को जो नॉर्थ इंडिया में है, अगर उसको साउथ इंडिया में अपना अधिकार जमाना है, जैसे आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो वहां पे सब पढ़ने को मिलेगा आपको कि मान लो जो नॉर्थ इंडिया वाला शासक था, उसको अगर साउथ इंडिया में जब भी कब्जा करना होता तो उसी को असीरगढ़ के किले को विजय करना पड़ता था सबसे पहले, उसके बाद वो दक्षिण के अभियान करता था वो। इसीलिए असीरगढ़ के किले को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार। द्वार जैसे मान लो पूरा घर होता है, उसके अंदर गेट होता है ना, इसी से तो जाएंगे, ऐसा थोड़ी दीवार में से कूद जाएंगे। बात समझ आ गई, साउथ की पिक्चर हो तो बात अलग है, ठीक है, बात याद रहेगी।
तो ये मुझे पता चल गया कि सबसे वेस्ट में पश्चिम में कौन है, राजपीपला, और सबसे पूर्व में इधर कौन है, असीरगढ़। बाकी सब इसके बीच में। देखो मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे याद करना, आप हम कोई ट्रिक नहीं कर रहे, बस खाली कंसेप्ट समझ रहे। देखो इधर ऐसे याद करना, राजा है तो राजा है तो कौन आ जाएगी, रानी आएगी समझ में, तो कौन आ जाएगी इसे, अरे अख रानी, बात समझ आएगी। रानी है, फिर रानी से भरवा रहे पानी तो बड़वानी, बात समझ गई। तो राजा, रानी और फिर पानी, ऐसे एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। फिर आपको ये पता है सबसे वेस्ट में असीरगढ़, तो उसके पहले पड़ेगा आपको बीजागढ़। ऐसे एक दो बार पढ़ोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, बस याद रहेगा। राजा के बाद कौन आएगी, रानी, रानी से क्या भरवा रहे हैं, पानी, तो बड़वानी। आपको सबसे पता है कि ईस्ट में कौन है, असीरगढ़, तो उसके पहले कौन पड़ रहा है, बीजागढ़। गढ़ गढ़ से याद कर लेना, असीरगढ़ बीजागढ़। बात है बड़ा कंफ्यूज वाला टॉपिक है, आप कितना भी पढ़ लोगे, अगर आपने कंसेप्ट नहीं बनाया तो एग्जाम में जरूर गलत होगा, पर ऐसे याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। बात याद रहेगी, आप कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन, ये सारी चीज याद रहेगी, ठीक है, बस इतना है। और आपको ये तो पता ही है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, चूलगिरी, ठीक है। यहाँ पे महादेव पर्वत श्रेणी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़। और देखो धूपगढ़ के अंदर ही पड़ता है पंचमढ़ी। यहाँ पे बहुत सारी चीज पड़ती है, देखो धूपगढ़, चौरागढ़, नंदीगढ़, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी खास बात है हमारे लिए कि पंचमढ़ी को ही मैं क्या बोलता हूँ, सतपुड़ा की रानी। उस पंचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी को ही क्या बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। ये दो नाम याद करना है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। बाकी एक और चीज याद करना है कि मध्य प्रदेश की क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्यों, ये पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, वो गर्मी के समय ठंडा होता है। अब है ना, जब भी कोई प्रश्न आता है ना, थोड़ा सा अपनी डे टू डे लाइफ जो होती है ना, उसके अंदर साथ से उसको जोड़ना चाहिए। हम अगर कोई चीज को हमारी जीवन लाइफ से जोड़ लेते हैं ना, वो चीज हमेशा याद रह जाती है हमें। जैसे आप ऐसे याद कर लोगे ना कि ठंडी के समय अगर घूमना है तो हमें क्या घूमना चाहिए, पंचमढ़ी में, क्योंकि ये क्या है, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन ठंडे होते हैं थोड़े से। गर्मी के समय में जहाँ पे भी ठंडा मौसम होगा वो बड़ा अच्छा लगता है हमें। बात सुनना की, इसीलिए लोग यहाँ पे गर्मी के समय घूमने जाए। अभी मत घूमने चले जाना ठंड में, नहीं तो पता चले वहीं बर्फ बन गई आपकी। बात समझ में आ गई, बात याद रही। तो इसीलिए तो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है इसको हमने, सोच समझ के बनाया वो थोड़ा सा, बात याद रहेगी। और मेकाल तो आपको मैंने बता ही दिया था कि मेकाल जो है ये सतपुड़ा मेकाल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के सबसे पूर्वी श्रेणी है मेकाल। और मेकाल की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था बदरगढ़, वो कहां पे पड़ती है, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में पड़ती है अमरकंटक, और इसी अमरकंटक से ही देखो मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां निकलती है। देखो ऊपर देखोगे तो यहाँ पे निकलेगी सोन नदी, इसी के पास में निकलती जोहिला नदी जो सोन नदी की सहायक है। फिर देखो यहीं से निकलती है नर्मदा नदी, ये इधर बह रही है, ये बह रही है, बात समझ गए। और इसी के दक्षिण से बहती है देखो महानदी, महानदी बेसिन आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। ये देखो इधर बह रही महानदी, बात समझ में आ गई। हाँ सबके अलग अलग, बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं हम अपकेंद्री अपोहा तंत्र, है ना, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं इसको, जब एक केंद्र से बहुत सारी नदियां दूर दूर फैल जाती है। आपसे नहीं पूछेगा इस टाइप से, कोई टेंशन नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम हमारा टॉपिक नहीं। तो ये याद रखना है आपको कि सतपुड़ा एक माउंटेन रेंज है, और बीच में जो नर्मदा है वो क्या है, एक रिफ्ट वैली। मैंने बताया भी था आपको रिफ्ट वैली क्या होती है लास्ट लेक्चर में, क्योंकि अंदर धस गया हिस्सा। तो रिफ्ट वैली में बहने के कारण नर्मदा पूर्व से पश्चिम बह रही है। अगर मैं ऐसा पूछूं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो स्लोप है वो तो नॉर्थ ईस्ट साइड है, वैसे तो इसको भी नर्मदा को भी उधर बहना चाहिए था, गंगा की सहायक नदी होना चाहिए था इसको कायदे से तो, पर ये क्या बह रही है, ईस्ट टू वेस्ट बह रही है। तो उसका बहने का जो कारण अगर मैं पूछ लूं क्यों बह रही है इस साइड में, तो रिफ्ट वैली के कारण बह रही है, क्योंकि नर्मदा किस में बह रही है, रिफ्ट वैली में, ढाल के अनुसार नहीं बह रही है। बात समझ गई। ढाल तो अगर देखोगे आप तो ढाल तो इधर इधर बहना चाहिए उसको, पर क्या है ये भ्रंश घाटी, दरार है अंदर, उसमें बह रही है, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर एक और चीज याद करना है, जब हम नदी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर जब जो नदी होती है, नदी क्या करती है, जब मैदान से बहती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है। तो वो क्या करती है, अपने जब समुद्र में मिलती है ना, तो समुद्र और जो ढाल होता है ना बराबर होता है, ढाल बहुत कम होता है। तो नदी क्या करती है, अपने पास सेडिमेंट को जमा देती है, तो वो एक डेल्टा के रूप में जम जाती है। जैसे मान लो गंगा नदी आ रही है और यहाँ पे मान लो समुद्र में मिलना है उसको, तो अपने साथ जो सेडिमेंट लाई वो इस टाइप से बिछा देगी उनको, तो देखो एक डेल्टा जैसी आकृति बन जाएगी, इसको डेल्टा कहते हैं ग्रीक लेटर में, ऐसी आकृति बन जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं डेल्टा। तो नदी अपने मुख पे क्या बनाती है, डेल्टा। पर नर्मदा नदी देखो भ्रंश घाटी में बह रही है और अपने साथ कोई अवसाद नहीं ले जा रही है, क्या काटेगी बताओ, चट्टानी तो है, चट्टान को काट पाएगी क्या। मान लो जमीन से बहती, अगर वो मैदान से बहती तो काटती। जैसे कि चंबल नदी इधर बह रही है,
मध्य भारत के पठार में, यहाँ से काट रही हो, गहरे गहरे गड्ढे बना दी, पर यहाँ तो क्या काटेगी, कुछ भी नहीं काटेगी। तो देखो अपने मुहाने पे कुछ नहीं बनाती, इसी को बोलते हैं हम एस्चुरी। ठीक है, कोई दिक्कत को समझते? तो एस्चुरी बनाती है अपने मुंह पर, कौन? नर्मदा नदी। एस्चुरी मतलब समझ में आ गया, सीधी जाके समुद्र में कूद जाएगी, मतलब कोई सेडिमेंट वेडिमेंट नहीं बिछाएगी, बात याद रहेगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत को समझ? मुहाने पर जब नदी अपने समुद्र में मिलती है ना, सीधी जाके नहीं मिलेगी, वो बहुत ज्यादा वितरिकाएं हो जाती है, उसके अलग अलग भागों में बढ़ जाती है वो। हाँ सीधी सी बात है, क्योंकि ढाल स्लोप बहुत कम हो गया ना, उसके अंदर जो सेडिमेंट होगा वो जमा देगी, तो सेडिमेंट के कारण वो बहुत सारे भागों में टूट जाएगी, इस टाइप से, जैसे पंजे के टाइप से। डेल्टा के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, पंजाकार होता है तो पंजाकार डेल्टा, इसमें नहीं जाना है अब आपको, है ना। ये बात आ गई समझ में? अलग है ना मैडम, क्या समझाया फिर? ठीक है, बात याद रही। डेल्टा मतलब डेल्टा जब सेडिमेंट जमा देगी तो डेल्टा बन जाएगा, पर डायरेक्ट जाके समुद्र में मिल गई वो, तो उसको एस्चुरी कहते हैं। डेल्टा की रहती है, हाँ ये तो बहुत ही कम बनेगी ना। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला, क्या पढ़ रहे हैं हम? विंध्य पर्वत श्रृंखला। और इस विंध्य पर्वत श्रृंखला में भी देखोगे तो इसके भी मैंने 3 पार्ट बताए थे आपको। विंध्य पर्वत श्रृंखला एक्चुअल में अगर आप देखोगे विंध्य पर्वत श्रृंखला को, तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तक फैली हुई है, ऐसे ऊपर तक पूरी चली गई है। इसलिए आप याद करो, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का काम कौन कर रही है, तो विंध्याचल याद करना, आप सतपुड़ा मत कर देना। आप बात समझ आ गई आपको? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने का काम कौन कर रही है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला। बात समझ में आ गई? अब जब भी कोई ऊंचा उठा हुआ भाग, पर्वत या पठार, जब 2 ड्रेनेज सिस्टम को अलग करता है, तो उसी को बोलते हैं वाटर डिवाइडेड। जो वाटर को क्या कर रहा है? डिवाइडेड कर रहा है। बात समझ आ गई? क्योंकि अगर मान लो विंध्याचल सतपुड़ा नहीं होता, हो सकता है नर्मदा नदी इधर आ जाती, मतलब सॉरी गंगा यमुना नदी इधर आ जाती। बात समझ आ गई? तो जब भी 2 ड्रेनेज सिस्टम को अलग करने वाली जो बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर डिवाइडेड, इसी को बोलते हैं वाटर शेड। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? विंध्याचल कर रहा है। बात याद रहेगी। अब मैं उत्तर भारत दक्षिण भारत छोड़ दूं, मध्य प्रदेश में आ जाऊं, तो बताओ इसी विंध्याचल के नीचे कौन बह रही है? नर्मदा। और ऊपर कौन बह रही है? यमुना। बाकी सब यमुना की सहायक के, सोन तो बह रही है, वो तो अच्छी बात है। ठीक है, यमुना। तो नर्मदा और यमुना या गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है? विंध्याचल। बात सुनना गई। पर एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे है नर्मदा और यहाँ पे चंबल, इनके बीच में जल विभाजक का काम कौन कर रही थी? अरे मालवा का पठार। तो छवि मैडम आती जरूर नहीं, पर याद कर सब आती है वो। मालवा का पठार है ना, और एक्चुअल में ये विंध्याचल का ही तो पार्ट है। प्रश्न ऐसे ही आते, बड़ा कठिन प्रश्न नहीं आता, बस समझ समझ के पढ़ना है आपको। यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मालवा है उसी का हिस्सा, पर पूरे भारत की बात करूंगा तो विंध्याचल। हाँ ये है ना चंबल, ये मैडम, हाँ ये नर्मदा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? चलो ये बात याद रहेगी। अब देखो इसी विंध्याचल के 3 पार्ट है, कितने पार्ट है? 3। एक जो मालवा के पठार में जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर इस टाइप से, ये इसी को बोलता हूं मैं विंध्य श्रेणी। विंध्याचल का ही पार्ट क्या है, तो इसी को क्या बोला? इसी विंध्याचल के 3 पार्ट है, पश्चिम में एक, वेस्ट में पार्ट है, इसी का क्या नाम है? विंध्य श्रेणी। ये जो बीच में दिख रहा है इसी को बोलता हूं मैं भांडेर श्रेणी, और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पूर्वी साइड में, इसको बोलता हूं मैं कैमूर श्रेणी। बात याद रहेगी। अब सुनना अच्छे से बात। ये जो विंध्याचल है, इसी विंध्याचल को गुजरात के अंदर जोबट कहते हैं हम। आपने सुना होगा अलीराजपुर के अंदर एक तहसील है जोबट, और जोबट एक नदी भी बहती है, पर देखो अधिकांश भाग उसका किसमें पड़ेगा आपको? गुजरात के अंदर। नदी तो वैसे मध्य प्रदेश में ही, पहाड़ी का बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे हम झाबुआ की पहाड़ियां पढ़ेंगे। झाबुआ की पहाड़ियां का जो हिस्सा है एक्चुअल में गुजरात के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम? जोबट। है किसका भाग? वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और आप ऊपर जाके देखोगे तो देखो यही कैमूर श्रेणी आगे जाके बढ़ गई है, यही कैमूर है ना, ये आगे जाएगी, तो आगे इसी को झारखंड के हम बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां। झारखंड में पारसनाथ कहते हैं। और आगे ये चली जाएगी बिहार में, बिहार के भी सासाराम में पहुंच जाएगी। सासाराम एक जगह है, वहां तक पहुंच जाती है। तो बिहार में इसी विंध्याचल को हम कैमूर श्रेणी कहते हैं। नाम कर दिया सबने अपना अलग अलग। बात याद रही, नामकरण है क्षेत्र के अनुसार उसने कर दिया। हाँ एक्चुअल में नाम उसका विंध्याचल है, पर वहां के लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे अपना कोई बच्चा होता है तो अपन घर में कुछ और नाम दे देते हैं, बाहर उसका कोई और नाम होता है, स्कूल में रहता है तो उसको कुछ और नाम दे देते हैं। है तो वही एक व्यक्ति बेचारा। ठीक है, बड़े आगे।
अब सुनना बात, ये जो विंध्य श्रेणी है, अब विंध्यांचल की बात नहीं कर रहा, विंध्यांचल में तो पूरा आ गया, उसी विंध्यांचल का एक हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं, पश्चिम वाला भाग जिसको मैं विंध्य कह रहा हूं। अब देखो इसी विंध्य श्रेणी की बहुत सारी श्रेणियां हैं ये। तो देखो इसी के, अगर मैं इस विंध्य की सबसे ऊंची चोटी पूछूं आपसे तो बताओ आप कौन, मैम बताइए। इस विंध्य की सबसे ऊंची चोटी, ये पढ़ाया है मैंने, इसी विंध्य की सबसे ऊंची चोटी। अरे सुनो बात, अब देखो यही कॉमन सेंस है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप बता सकते हो, क्योंकि यहीं पे देखो मालवा का पठार, और मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार है। तो सुनो इस विंध्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है, बात समझना कि ऐसे भी थोड़ा कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं, सिगार। तो ये विंध्य बोला है मैंने, विंध्यांचल नहीं बोला है, समझना प्रश्न को अच्छे से। अगर आपसे कोई विंध्यांचल की सबसे ऊंची चोटी पूछे, उसको सद्भावना कहते हैं हम, या इसी को बोलते हैं हम गुडविल, और उसी का नाम है कालूमार या कालुम्बे। एक साथ पढ़ा करो सारे नाम, ताकि आपको बार बार याद रहे, एग्जाम में हो सकता है कभी भी आपके साथ चोट कर दे, पूछ ले कालुम्बे कहाँ है, खत्म। चलो चलो पहुंचना है एकदम, घोड़े की स्पीड चलना है, कछुए की स्पीड से नहीं चलना है, ठीक है। ठीक है, ये आगे समझ में, सिगार चोटी। अब देखो इसी सिगार चोटी के पास में और भी चोटियां है, तो सुनो यहीं पे आपको पड़ेगी जानापाव पहाड़ी, और इसी जानापाव पहाड़ी से निकलती चंबल नदी, और चंबल नदी में भी अगर पूछेगा ना तो जानापाव के पास में भी एक बिंदु है जिसको बोलते हैं वांगचू पॉइंट, वहां से निकलती चंबल, ठीक है। और इसी जानापाव के पास में और थोड़ा सा अगर देखोगे आप तो वहां पे पड़ेगा आपको काकरी बर्डी, काकरी बर्डी से निकलती सिपरा, ठीक है। ठीक है, चोटियां नाम याद रखना, हो सकता है कभी पूछ ले कि वांगचू पॉइंट कहां पर है, काकरी बर्डी कहां पर है, ठीक है। अब देखो ये सिगार चोटी है ना, बस इसकी ऊंचाई याद करना आपको 881 मीटर, इसके बाद किसी की ऊंचाई याद नहीं करना, इससे जो कम ऊंची है। तो देखो ऐसा क्रम भी हो सकता है आपसे पूछ ले कि चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर जमाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, सबसे पहले कौन आ जाएगी, सिगार, इससे जो छोटी है वो है जानापाव। अब इसको हाइट याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, बात समझ में आ गई। क्रम याद करना कि सिगार के बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो कौन आती है, जाना पाओ, और जाना पाओ के बाद जो तीसरे नंबर इससे छोटी आती है धजारी, जाना पाओ के अंदर ही आ जाएगी वो सब, बात समझ में आ गई। ये क्रम याद करना, हो सकता है कभी ये क्रम पूछ ले, जैसे अभी इस बार क्रम पूछ लिया था इधर का कि वेस्ट टू ईस्ट जमा दो पहाड़ियों को, हो सकता है इन पहाड़ियों को बोल दो ऊंचाई के आधार पर जमा दो आप। तो सबसे ऊंची कौन है, सिगार, फिर कौन है जाना पाओ, फिर कौन है धजारी। एक और मैंने बताया था अभी, एक पेपर देके आया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था गोमनपुरा पहाड़ी कहां पर है, कौन सी पहाड़ी, गोमनपुरा पहाड़ी। वो गोमनपुरा पहाड़ी धार में पड़ती, इसी विंध्यांचल के पार्ट है, ठीक है, बात याद रहेगी। तो गोमनपुरा पहाड़ी कहां पर है, धार, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर सुनना बात, इसी विंध्यांचल का पार्ट देखो यहीं पे भोपाल में दिखेगा आपको, और भोपाल को कहते हैं 5 पहाड़ियों पर बसा प्रदेश या राज्य, ठीक है। कितनी पहाड़ियों पर बसा है, भोपाल 5। 5 में आपको याद करना, सबसे पहले आपको नाम याद करना है श्यामला हिल्स, यहीं पे मुख्यमंत्री आवास है। फिर इसके बाद है अरेरा हिल्स, मान लो आप एमपीपीएससी सिलेक्ट हो जाओगे तो जो हमारा सरदार वल्लभ भाई भवन है वो इसी अरेरा हिल्स पे। तो श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, फिर इसके बाद आता है कटारा हिल्स, फिर एक आता है ईदगाह हिल्स, एक आता है न्योरी हिल्स। ये 5 हिल्स याद करना है आपको जिसपे भोपाल बसा है, बात याद करिए। अगर आपसे कोई पूछे 7 टापुओं पर बसा शहर, कितने टापू, टापू। अब टापू का मतलब समझ लो पहले तो, इसको द्वीप बोलते हैं हम, जैसे जल होगा ना, ये जल इसके अंदर ही होता है ना, इसको द्वीप बोलते हैं हम, आइसलैंड। तो 7 टापुओं में बसा जो शहर है वो है मुंबई। और अगर आपसे पूछ ले 7 पर्वत माउंटेन पे बसा देश, वो है रोम। बस कंफ्यूज नहीं होना है, ये भोपाल हमने पहाड़ी पढ़ी है, 7 टापू मुंबई है, और 7 पर्वत पे कौन है, रोम। बस इतनी सी बात याद करना, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो इसी इसी विंध्यांचल में, यहीं पे भोपाल में मैंने 5 पहाड़ी बढ़ा दी। अब देखो इसी के पास में आप देखोगे रायसेन, वहीं पे पड़ती भीमबेटका, भीमबेटका भी कहां पे पड़ेगी, इसी विंध्य के अंदर, इसी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही भाग कौन है, भीमबेटका, बात याद रहेगी। इसी के आसपास में जितनी भी पहाड़ियां दिखेगा ना, सब अब विंध्याचल के अंदर लगाना। अब देखो एक और बात बताता हूं मैं, एमपीपीएससी में एक बार प्रश्न आया था, देखो सोचना आप कितना आसान प्रश्न है वो, आपको मैं एक हिंट दे रहा हूं, पहले सुनना बात। इसी रायसेन के अंदर एक जगह है कुमरा ग्राम, क्या है, कुमरा गांव, तो वहीं से निकलती बेतवा नदी, ऐसे निकलती है, ये रायसेन मान लो आप, और यहां से निकल रही है बेतवा नदी। अब सुनो, एक बार एमपीपीएससी में प्रश्न आया था कि बेतवा नदी कहां से निकलती है, सुनना बात, सबसे पहला ऑप्शन सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन विंध्यांचल,
और 2 ऑप्शन और ले लो, तो सुनो क्या आएगा आंसर। तो कुछ लोगों ने सतपुड़ा लगा दिया है। अब सोचो सतपुड़ा, सोचो आप सतपुड़ा, तो नर्मदा कूद के जा रही है वो नदी, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसके। बात समझ आ गई। अगर कंसेप्ट क्लियर होती तो यूं ही लगा देता आंख मीच के। ये क्वेश्चंस क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या रटना है। अब रट के तो गया था कुमरा ग्राउंड, आ गया यहाँ पे विंध्याचल। तो एक बात याद कर लेना बस, खाली एक बात, बेतवा नदी कहां से निकलती है। तो ऑप्शन था, तो उसने वो जगह नहीं दी, रायसेन कुमरा ग्राउंड नहीं दिया, उसने दी थी पर्वत श्रृंखलाएं। तो बस मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, वो याद करना कि मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां उत्तर साइड में बह रही है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में, अगर आपसे कोई कुछ भी पूछ ले कहां से निकल रहे, तो विंध्याचल से निकल रहे, खत्म बात। आज की बात कभी भी पूछ ले तो, जो उत्तर साइड में बह रही है। बात समझ आ गई। बाकी कहां पे बह रही है, नर्मदा, और उसके बाद है सतपुड़ा। तो नर्मदा की जो सहायक नदी है वो सतपुड़ा से बह रही है बस। बात याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, समस्या याद रहेगी। कोई सी भी नदी पूछ लो, मैं आपसे पूछ लो पार्वती कहां से निकलती है, विंध्याचल। मैं पूछू तमसा नदी कहां से निकलती है, बात समझ। मैं पूछू धसान नदी कहां से निकलती, उर्मिल नदी कहां से निकलती, निकाल दोगे सब, निकालते रहना, ठीक है। बात याद रहेगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। तो ये आ गया आपको, यहाँ पर यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो इसके बाद यहाँ पे भांडेर श्रेणी, इस भांडेर श्रेणी के अंदर पड़ता है देखो सद्भावना। बात समझ आ गई। और इसी को बोलता हूं मैं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। पर आप एक बात बताओ मुझे, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, आप खुद बताओ मुझे। कायदे से तो शिकार होना चाहिए, पर सुनो शिकार में तो पहाड़ियां दिखती ही नहीं है, छोटी छोटी ही है, इसलिए इसको तो पहाड़ मानते ही नहीं, पहाड़ तो एक्चुअल में इसको मानते हैं हम। बात समझ आ गई। इसलिए जो चली आ रही परंपरा एमपीपीएससी को, जिस दिन जाग जाए एमपीपीएससी उस दिन हो सकता है ये बन जाए। जैसे मैं बताऊं, थोड़े टाइम पहले मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हम बोलते थे चचई जलप्रपात, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। पर पहले चल रहा था, बुकों में भी चल रहा था, आंसर भी वही चल रहा था, मान नहीं था, अब गलत हो गया। जैसे जैसे नॉलेज हमारा बढ़ता जाता है, वैसे जैसे हो सकता है किसी दिन एमपीपीएससी जाग जाए और शिकार को लगा दे, तब से शिकार को मानने लगेंगे। बात याद रहेगी। पर लड़ना नहीं है अभी से एग्जाम में जाके, नहीं सर हम तो 881 शिकार को पढ़ के आए, पर गलती से लग गया तो फिर कोर्ट केस कर देना। बात समझ में मैंने मिल जाएगी, ठीक है। बात याद रहेगी। तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, सद्भावना। इसी सद्भावना को इंग्लिश में क्या बोल रहा हूं मैं, गुडविल। क्या बोलता हूं, गुडविल। और इसके और दूसरे नाम याद करना, ये 2 नाम तो बहुत फेमस है इसके, पर और नाम जो एक है कालूमार, क्या नाम है इसका, इसी का नाम है। और एक और नाम क्या है, कालुम्बे। बस इतना से याद कर लेना, क्योंकि ये नाम आज तक पूछे नहीं है, पर इसके नाम है अन्य नाम, लोकल लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसकी ऊंचाई भी याद करना कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई पूछी भी गई है, 752 मीटर। तो ऐसे याद कर लेना, देखो 7 के बाद 5, 2 का और नंबर है ना, रिवर्स में चल रहा हूं मैं, देखो 1 3 5 7, तो 7 5, और कितने का डिफरेंस है 7 5 में, 2 का, तो 752 मीटर। बात याद रहेगी, बात याद रहेगी, बात याद रहेगी, ठीक है। बात समझ आ गई। ऐसे 1 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, कहने का मतलब ऐसे याद करोगे ना आप, 1 3 5 7, तो आपको याद रहेगा। उसी क्रम को मैंने उल्टा कर दिया, बस 7 5 कितने का अंतर है, 2 का। बात याद रहेगी, चलो बात याद रहेगी। दूसरा ये याद करना है कि ये कहां पर है, दमोह जिले के अंदर, किस श्रेणी में है, तो भांडेर श्रेणी है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकता है, मैं पूछूं विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना कहां पर स्थित है, भांडेर श्रेणी। अगर मैं भांडेर ना दे दूं, दे दूंगा दमोह जिला, ऊंचाई बोल दूंगा तो 752 मीटर। ऐसे प्रश्न बनता है। फिर इसके बाद आता है कैमूर श्रेणी। क्या आता है, कैमूर श्रेणी। बात याद रहेगा। और कैमूर श्रेणी की कोई ऊंची ऊंची चोटी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में कहां पे, क्योंकि ये कहां पे चली गई है, ये कहां पे चली गई है, यूपी में, झारखंड के अंदर और बिहार के अंदर, ठीक है। बात याद रहेगी आपको। हाँ, यूपी छत्तीसगढ़ है, ऊपर झारखंड है, ठीक है। बात याद रहेगी आपको, ये याद रहेगा आपको, इतना सा कंसेप्ट याद रहेगा, कोई दिक्कत को समस्या। इसी भांडेर के भी अगर आपसे कोई पार्ट पूछ ले कि इस भांडेर के अंदर, जैसे भी हमने विंध्याचल की भी बहुत सारी पहाड़ियां पूछी ना, इसी भांडेर के अंदर भी बहुत सारे पर्वत देखने को मिलेगा। जैसे आपको एक पर्वत मिलेगा त्रिकूट पर्वत, ये पूछेगा ये पर्वत, एक पूछेगा गिद्धराज पर्वत कहाँ पे, ये इसी भांडेर श्रेणी के अंदर है। वो वर्तमान में कहाँ पे पड़ते हैं, मेहर में।
आपको इसी त्रिकुट पर्वत के अंदर ही मिलता है शारदा माता का मंदिर। तो पहले तो बड़ा आसान प्रश्न पूछता था कि शारदा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो पूछता था महर। सतना जिले के अंदर महर एक जगह थी, अब महर एक जिला बन गया। अब बच्चों को जब ये पता चलने लगा कि शारदा माता मंदिर तो महर में, अब वो एक पर्वत पूछने लग गया कि किस पर्वत पर, तो त्रिकुट पर्वत, बहुत फेमस मंदिर है, क्योंकि ये माता सती के क्या अवशेष है यहाँ पर। मेहर गिर गया था इनका, जो हार बोलते हैं वो हार गिर गया था, इसलिए मेहर बोलते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी आपको, कोई दिक्कत को समस्या, बड़े आगे, तो बस ये याद करना है आपको। अब देखो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, ये लंबाई कम ज्यादा हो सकती, किसी बुक में कहीं पे 900 मीटर दे रखी, कहीं पे 1000 दे रखी, क्योंकि किसी ने टेप लेके तो नापा नहीं है उसको। हम जो भी डियो डेटिंग करते हैं सब किससे करते हैं, सैटेलाइट से करते हैं। ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है लगभग बोल दे 1100 मीटर तो ठीक है, कोई बोल दे लगभग 1000 मीटर तो ठीक है, कोई बोल दे लगभग 900 मीटर है तो ठीक है। रेंज में आपको यहाँ पे करेक्ट नहीं जानना है कि 1120 मीटर ही है, तो आप तो इतना सा लेके चलना 900 से 1100 मीटर के बीच में है, कुछ भी दे दे वो, बात याद रहेगी। ये सारी 3 पर्वत श्रेणियां हैं। देखो राजपीपला श्रेणी मैंने बहुत अच्छे से बता दिया आपको, किस पार्ट में मध्य प्रदेश में कहां पर है, किससे इसका निर्माण हुआ है, सब बता सकते हो आप बड़े आसानी से। ठीक है, राजपीपला श्रेणी बता सकते हो आप। फिर ये अखरानी और मधवार के बीच में कौन सा गोर्ज है, मुकरता गोर्ज। तो आपसे गोर्ज पूछता है, जब नदी पढ़ेंगे तब उसके अंदर पढ़े। गोर्ज कुछ नहीं होता है, जैसे एक चीज याद करो आप कि जैसे नदी होती है ना, जैसे नदी होती है, तो जब नदी पर्वत से निकलती है, कहां से निकलती है, पर्वत से निकलती है, तो देखो उसके पास वेग बहुत ज्यादा होता है। तो वेग बहुत ज्यादा होने के कारण, अब देखो ये मान लो एक पर्वत है, जैसे एक पर्वत मान लो ये, अब वेग यहाँ से कोई नदी निकलेगी तो वेग बहुत ज्यादा होने के कारण तो वर्टिकली उसके अंदर क्या करेगी, इरोजन करेगी, क्योंकि अंदर दबाव ज्यादा डालेगी क्षैतिज की तुलना, हॉरिजॉन्टल की तुलना, तो यहाँ पे अंदर खुदाई ज्यादा करेगी। तो देखो यहाँ पे घाटी ऐसे बन जाएगी, वी शेप की ऐसे बन जाएगी, अंदर खुदाई ज्यादा हो रही है, देखो बाहर खुदाई कम कर रही है, इरोजन कम कर रही है। ठीक है, तो ऐसी घाटी, इसको बोलते हैं वी आकार की घाटी। जब ये वी आकार की घाटी, बहुत सही टाइम पे बताया आप, ये देखता रहता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, मतलब वो कैमरा भी चाहता है कि हेलो हेलो, अच्छा कुछ टाइम तो नहीं है इसका, क्या पता नहीं क्या है, अब जो भी है ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, बात याद रहेगी। तो जब नदी पर्वत से निकलती है ना, तब क्या होता है, वी आकार की घाटी होती है, पर क्या करते हैं धीरे 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 जब खुदाई करती रहेगी लगातार, तो चौड़ी होती जाती है, यही घाटी चौड़ी हो जाएगी, इसी को क्या बोलता हूं मैं, गोर्ज। बात समझ गई। अब नर्मदा नदी आजकल तो कोई निकली नहीं, बहुत टाइम से बह रही है, तो उसने जो वी आकर की जो घाटी उसको चौड़े कर दे, इसलिए उसको बोलते हैं गोर्ज। और ऐसे गोर्ज के बहुत सारे नाम है, जैसे आप सिंधु गोर्ज पढ़ोगे उधर, सिंधु नदी का, इसी प्रकार से नर्मदा नदी का एक गोर्ज है, इसको क्या बोलते हैं, मुकरता गोर्ज। जैसे जबलपुर के अंदर बोलते हैं इसको मार्बल गोर्ज, मार्बल धुआंधार जलप्रपात बनाती है, इसको गोर्ज बोलते हैं। गोर्ज मतलब घाटी जब चौड़ी कर देती है उसको क्या बोलते हैं हम, गोर्ज, घेरे गड्ढे कर देती है। बात याद रही, गोर्ज और कुछ नहीं। हो सकता है आपसे पूछ ले मुकरदा गोर्ज कौन सी नदी बनाती है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो नर्मदा नदी। कहां पे बनाती है, तो सीधी सी बात है, बड़वानी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। ठीक है, बड़े आगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है, विंध्याचल। ये महादेव श्रेणी के बारे में सब कुछ लिखा, कुछ भी नहीं है आपको, बस खाली समझोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये महादेव श्रेणी भी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये मेकाल श्रेणी में थोड़ा सा इधर देख लेना आप, ये मेकाल श्रेणी में आजकल ये प्रश्न भी पूछने लगा है कि जो मेकाल श्रेणी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जैसे मध्य प्रदेश है हमारा, ये मध्य प्रदेश है। अब सुनो बात, ये यहाँ पे मेकाल श्रेणी, अब हो सकता है कि इस मेकाल श्रेणी के अंदर भी आपसे एक क्रम पूछ ले कि इसका नॉर्थ टू साउथ क्रम बता दो। क्या पूछ ले आपसे, जैसे कि जो राजपीपला श्रेणी का मैं ईस्ट टू वेस्ट जो क्रम पूछा था आपसे, अब हो सकता है ये क्रम पूछ ले आपसे।
बात समझे? तो ये नॉर्थ से साउथ में है, किसमें है? नॉर्थ टू साउथ। और कहां पर है ये? मेकाल श्रेणी के अंदर। मेकाल श्रेणी कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर। तो सबसे ऊपर कौन सा बेसिन है हमारा? बसनिया। इसके नीचे जो है उसको बोलते हैं घुमरी का पठार। इसके नीचे जो है वो रायगढ़ का पठार। एक्चुअल में रायगढ़ कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। और उसके नीचे बेहर का पठार। एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि बेहर का पठार कहां पर है? ये बालाघाट के अंदर पड़ता है। तो देखो वैसे भी याद कर सकते हैं, बेहर बालाघाट। बात याद रहेगी? याद रहेगा? अब देखो ऐसे याद करना, ये बस नेहा को नेहा बना लेना आप। तो बस नेहा, घूमर मत कर। क्या कर रही थी वो? घूमर। घूमर डांस देखा होगा आपने। बस ठीक है। बस नेहा से याद करना। नेहा क्या कर रही थी? बहुत ज्यादा घूम रही थी। ठीक है, बात याद रहेगी? तो बस नेहा, तो बस नेहा मत घूम, जो भी घूमर उमर कर रही थी। बात याद रहेगी? और सबसे नीचे क्या आ जाएगा आपका? बेहर। पर यह पता है नेहा तो बेहरी थी, वो सुनी नहीं रही है। बात समझ आएगी? सुनेगी क्या वो? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आपके कहने से बंद हो जाएगी? उसको मौका मिला है डांस करने का, वो तो पूरा करके रहेगी। बात याद रहेगी? हाँ, सतपुड़ा के पार्ट से मेकाल श्रेणी। और उस मेकाल श्रेणी के अंदर ये बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां पठार है। ये पूछ सकता है आपसे कि इसी मेकाल का सबसे ऊपरी पार्ट क्या है? बस निया का पठार। ठीक है। बेसिन का मतलब जो क्षेत्र होता है ना, एक्चुअल में उसको बेसिन कहते हैं। जो नदी होती है ना, नदी वाला जो क्षेत्र होता है ना, जहां से नदी होके बह जाती है, उस क्षेत्र को बेसिन बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड बेसिन। एरिया ना बोल के क्या बोलते हैं उसको? नदी बेसिन, रिवर बेसिन। बेसिन का मतलब होता है क्षेत्र। जैसे मैदान भी होगा ना, प्लेन, उसको बेसिन कहते हैं। जैसे महानदी बेसिन, जोग्राफिकली टर्म है, मतलब जो। तो ऊपर कौन सा है? बसनीहा। फिर उसके बाद कौन है? घुमरी। घुमरी के नीचे क्या आएगा? रायगढ़। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। फिर सबसे नीचे आएगा बेहर। बेहर मतलब बालाघाट से याद कर लेना। ये पूछा गया प्रश्न है कि बेहर का पठार कहां पर है? तो बालाघाट के अंदर। थोड़ा सा थोड़ा सा भी अगर आपको एग्जाम में क्लिक कर गया ना, तो आपका काम बन जाएगा। हो सकता है चारों ऑप्शन में दे दे और बोल देगा कि नॉर्थ टू साउथ को जमा दो। तो अगर आपने दो भी जमा दिया तो आपका काम बन जाएगा। दो कैसे? आपने ले लिया नया, बस नया मत घूम। और सबसे पता है आपको, सबसे नीचे बालाघाट है, तो बालाघाट में बेहर, बीच में ऑटोमेटिक जम जाएगा रायगढ़ आपका। ठीक है, बात याद रहेगी? ठीक है, बढ़े आगे। ये सब सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एक्चुअल में हमारा जो टॉपिक है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, मध्य प्रदेश में जहां पर भी थी है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे मध्य प्रदेश के इस वाले हिस्से में थी है विंध्याचल, और ऐसे ऊपर निकल गया है। और देखो यहाँ से बह रही है नर्मदा नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और यहाँ पर है देखो सतपुड़ा। इसीलिए तो हम नर्मदा नदी को बोल रहे हैं भ्रंश घाटी। जब दो स्थल यथावत रहे, बीच का हिस्सा नीचे धस जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? भ्रंश घाटी। इसके जस्ट नीचे है देखो ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी है। दो भ्रंश घाटी के बीच में जो पर्वत होता है, तो आप खुद देखो, इधर भी ऊंचा हिस्सा, इधर भी ऊंचा हिस्सा, मैं बीच में हूं, ये पर्वत ब्लॉक हो गया ना। देखो उधर भी घाटी, इधर भी घाटी, पर्वत क्या हो गया? ब्लॉक। इसीलिए सतपुड़ा को मैं क्या बोल रहा था? ब्लॉक पर्वत। पर वर्तमान में क्या होगा? बहुत ज्यादा कट छड़ गया है, वो टूट फूट गया है, इसीलिए बोलता हूं उसका अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है। पर ये ऊपर वाला जरूर याद करना है, विंध्याचल के बारे में। अब देखो विंध्याचल के बारे में सब बोलते हैं, सुनना बात अच्छे से नाम। एक्चुअल में जो विंध्याचल है, ये विंध्याचल बना है दबाव के कारण। इसी को बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। जिससे हिमालय, ऊपर कौन है? यूरेशिया, और नीचे है इंडिया। जब इंडिया और यूरेशिया के बीच में टक्कर हुई, तो बीच के अंदर जो मलबा था वो दब के ऊपर उड़ गया। ऐसा होता है ना, जैसे मान लो दो चीजें आप दबाएंगे, प्रेशर ऐसे करो जैसे आटा है आपके पास, दबाओगे आप तो बीच से ऊपर उड़ जाएगा वो। ऐसे है फोल्ड, इसी को बोलते हैं फोल्ड पड़ गया। फोल्ड का मतलब जैसे इधर से मान लो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, इधर से मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी चीज होगी वो ऐसे उड़ जाएगी। ये फोल्ड बन गया मेरा। अब ऐसी बहुत सारी रेंज बन जाएगी, इसलिए फोल्डेड माउंटेन रेंज बोलते हैं हिमालय को। हिमालय के ऐसे बहुत सारे पार्ट बन गए। इसी प्रकार से हमारी विंध्याचल भी है। तो विंध्याचल चूंकि बहुत टाइम पहले बन गया ना, क्योंकि विंध्याचल तो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। इसलिए विंध्याचल को हम बोलते हैं ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। पहली बात। पर एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछ ले भारत के रिस्पेक्ट में, वो है अरावली। पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में अगर बोलेगा तो कौन आ जाएगा? विंध्याचल। हाँ, कोई भी हिस्सा नहीं है सब, गुजरात, राजस्थान हो। ठीक, बात याद रहेगी? ये बात आगे समझ में आपको। विंध्याचल को हम क्या बोलते हैं?
ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज। अब ओल्डेस्ट है क्योंकि वर्तमान में किस रूप में, देखो आप देखो पढ़ ही नहीं रहा उसको, पर्वत मान ही नहीं रहा मध्य प्रदेश, तो पहाड़िया ही पढ़ रहा, कहाँ दे रखा हमारे सिलेबस में, दे ही नहीं रखा है। तो वर्तमान में किस रूप में है ये, रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत के रूप में। बात समझ में आ गई? हाँ, दोड़ो है, ठीक। अब अरावली भी अवशिष्ट है, ठीक है, बात याद रहेगी। अब सुनना बात, एक और बात अच्छी सी बात, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, बस समझ लेना। ये जो एक्चुअल में विंध्याचल पर्वत है ना, तो देखो यहाँ पर नर्मदा भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश के किनारे ये बना है, इसलिए इसको भ्रंशोत्त पर्वत भी कहते हैं। ये बात याद रखना है। हो सकता है ये वर्ड ज्यादा यूज करेगा वो, क्योंकि देखो आपसे फोल्डेड माउंटेन पूछेगा तो भी आप बता दोगे, रेसिडुअल माउंटेन बताओगे तो भी बता दोगे, पर भ्रंशोत्त पर्वत जब पूछेगा तो आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। भ्रंशोत्त पर्वत, एक्चुअल में भ्रंशोत्त पर्वत का मतलब ही ब्लॉक माउंटेन होता है। क्या होता है? जो भ्रंश है, ये भ्रंश से उत्पन्न हुआ है, बना है, इसलिए भ्रंशोत्त पर्वत कह रहे हैं। एक्चुअल में इसको ब्लैक माउंटेन ही, ब्लॉक माउंटेन ही कहते हैं इसको। हाँ, यूरेशिया, हाँ, और इंडिया, इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई ना, तब बना हिमालय। चलो इधर कहीं जगह और दिखा देता हूँ, ये रहा देखो। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो जैसे मान लो ये यूरेशिया है इधर, और यहाँ पर जैसे इंडिया ऐसे था, ये इंडिया ऐसा था, ऐसा। अब इंडिया ऐसे गति कर रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड में, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अफ्रीका से टूट के आया है। अब जैसे यहाँ पे आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे जो भी अवसाद होगी, जो भी सेडिमेंट्स होंगे, अब सेडिमेंट्स कहाँ से आएंगे, इधर से जो नदियां बह रही है, आपको पता है नर्मदा नदी, मतलब सॉरी गंगा नदी, सिंधु नदी, ये बहुत टाइम से बह रही है, जब हिमालय नहीं था तब से बह रही है, पता है आपको। हिमालय था ही नहीं, हिमालय तो अभी बना है, उससे पहले भी बह रही थी। ये नदियां क्या कर रही थी, यहाँ से सेडिमेंट लाके यहाँ पे जमा कर रही थी। इसी, ये यूरेशिया है, यूक्रेशिया नहीं, यूक्रेन बहुत याद आ रहा है आपको। एशिया, एशिया वाला पार्ट है, एशिया और यूरोप दोनों जुड़े हुए, इसलिए यूरेशियन प्लेट बोलते हैं इसको। यहाँ से जो नदी आ रही थी, यहाँ पे अवसाद जमा रही थी, तो यहाँ पे जो बेसिन था उसको हम तैतीस सागर बोलते थे। क्या बोलते थे? छोटा जो सागर होता है उसका नाम था तैतीस सागर। इसी तैतीस सागर पे बना हिमालय, इसलिए हिमालय की जन्म स्थली कहते हैं हम तैतीस सागर को। तो यहाँ पे जो अवसाद थे, यहाँ पे जो अवसाद थे, अब सीधी सी बात है, ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों आपस में पास पास आ रही है, तो यहाँ पे जो भी चीजों को ऊपर उड़ जाएगी वो। तो देखो हिमालय के जस्ट ऊपर साइड में पड़ेगा आपको ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत के अंदर पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद पड़ता है हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं, जो सबसे ऊंचा है, जिसपे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा आपको, ये ग्रेटर हिमालय। आप देखो इसके भी पार्ट मिलेंगे, देखो ग्रेटर हिमालय के जस्ट नीचे मिलेगा, उसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और सबसे नीचे मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय। ऐसी पर्वत श्रेणियां मिलेगी, ऐसा नहीं डायरेक्ट जाके ऊपर पहुंच गया हिमालय पर, ऐसी श्रेणियां मिलेगी, अलग अलग रेंज में बनेगा ना वो। बात समझने की, ऐसे बना है हिमालय, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये आगे बात समझ में आपको, ये नाम याद रहेगा, बस आपको ये याद करना है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का, आपको अच्छे से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला याद रहेगी। क्या क्या नाम है इसके, तो सारे नाम है इसके। इसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं, तो ओल्डेस्ट वलित पर्वत। फिर क्या बोलेंगे इसको, वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत। दूसरा खाली एक और नाम याद करें इसका, भ्रंशोत्त पर्वत। एक्चुअल में इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, पर एक्चुअल में ब्लॉक माउंटेन नहीं है वो, कहते हैं हाँ सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन। एक्चुअल में प्योर उदाहरण देखो तो सतपुड़ा है। बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बात से। अगर सिंपल से अगर ऑप्शन में दे दूं मैं कि निम्नलिखित में कौन ब्लॉक पर्वत है, तो कौन आएगा, सतपुड़ा ऑप्शन में। विंध्याचल भी ऑप्शन में देगा, सतपुड़ा भी ऑप्शन में देगा, हम किसको लगाएं, सतपुड़ा। पर आपसे बोले भ्रंशोत्त पर्वत कौन है, तो फिर बाद में तो क्या होता है, देखो आपको भी पता है, बहुत ज्ञानी लोग आते हैं और फिर डाउट लगाते हैं, सब नहीं होता वो भी आंसर मनवा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने को थोड़ी समझदारी रखना है। देखो यही लिखा है यहाँ पर कि यह विश्व की क्या है, प्राचीनतम वलित पर्वत। तो अगर विश्व में पूछे तो अरावली। मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप, विंध्याचल। मध्य प्रदेश की बात चल रही, विश्व में बात करेंगे तो अरावली। परंतु वर्तमान में क्या है, ये अवशिष्ट बचा। अवशिष्ट मतलब उसके कुछ अवशेष बचे हैं, ठीक है, बात याद रहेगी आपको, बात याद रहेगी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन, और प्रेजेंट में किस रूप में है, रेसिडुअल माउंटेन के रूप में, ठीक है, बात याद रहेगी। अगर मैं इसकी आपसे लोकेशन पूछूं तो देखो लोकेशन बताना बड़ा आसान है। आपने मध्य प्रदेश देखा होगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 2 मिनट, नीचे एक फोटो लगाई होगा,
कहीं लगा है क्या? देखो लोकेशन बताना है इसकी, तो लोकेशन कैसे बताओगे आप? देखो ये रहा हमारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, अब देखो इसमें आपको क्या बताना है, ये है विंध्याचल, ये इधर चला गया। अब देखो अगर मैं पूछूं इसकी लोकेशन बताओ आप, सबसे पहले हम यही करते थे, लोकेशन बताना बड़ा आसान है। देखो यहाँ पे कौन है, नर्मदा सोन घाटी, ये नर्मदा सोन घाटी इधर बह रही है, इधर नर्मदा नदी है, ये कौन सी नदी है, नर्मदा, इधर कौन सी नदी बह रही है, सोन। तो नर्मदा सोन घाटी की किस साइड में है, नॉर्थ साइड में, बस इतना बता देना, नर्मदा सोन घाटी के नॉर्थ साइड में। और कैसी है, पैरेलल, पैरेलल है ना, जैसे नर्मदा सोन घाटी जैसे उसके पैरेलल बह, कैसे फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट, बात याद रहेगा। और कितना लंबा फैला है, कम से कम 1200 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो आपको क्या करना है, फिर से इसकी बहुत सारी चीज बताना है, मैंने एक लोकेशन बता दी। अब मैं पूछूं कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कैसे बनी, इसका निर्माण बताओ आप। तो इसका निर्माण कैसे बताएंगे, क्योंकि विंध्याचल से खुद से बने हैं, विंध्याचल चट्टानी तो है यहाँ पे, बात याद रहेगी। फिर इसके भी अगर चाहो तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, इधर वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वेस्ट वाला, उधर वाला पार्ट कौन सा है, ईस्ट वाला। इधर कौन सी चट्टान पा रही, डक्कन ट्रेप की चट्टान है, इधर कौन सी पाई जा रही, तो बहुत सारी मिलेगी आपको, विंध्यक्रम की चट्टान में मिलेगी, गुड़प्पाक्रम की चट्टान में मिलेगी आपको, बात समझना की इतना। हाँ अगर चाहे तो बहुत सारी चीज पूछने को, पर इतना पूछेगा थोड़ी वो, ठीक है, बात याद रहेगी, आपको बता सकते हैं हम। फिर देखो यहाँ से आपसे नदियां पूछेगा, यहाँ से जैसे आपसे नदियां पूछेगा, नदियां बताओ। देखो नदियां, देखो यहाँ से बह रही चंबल नदी, फिर इसी चंबल नदी की सहायक नदी शिप्रा नदी, फिर यहीं से देखो आपको काली सिंध नदी, फिर इधर देखोगे तो पार्वती नदी। तो देखो मैंने आपसे एक जो बात बताई वो बात याद रखना है आपको, कि मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां जो नॉर्थ ईस्ट साइड में बह रही है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस माउंटेन रेंज से निकल रही है, तो विंध्याचल, ये बात याद करना है आपको। और बताया था ना भी कैसे क्वेश्चन आया था बेतवा वाला, पता चले तो सतपुड़ा से नर्मदा नदी को आप एक ब्रिज बना के कुदा दो उधर, बात याद रहेगा। फिर एक बात और याद करना है कि ये जो विंध्याचल है और सतपुड़ा है, इसका मिलन स्थल बताओ, दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ये अमरकंटक में मिलते हैं यहाँ पे। तो ऐसा हो सकता है आपसे पूछ ले कि सतपुड़ा विंध्याचल का मिलन स्थल कहाँ पे मिलते हैं, अमरकंटक में मिलते हैं, बात याद रहेगी। कोई दिक्कत कोई समस्या आपको, बड़ा आसानी से बता सकते हो आप ये चीजें, ठीक है। तो ये देखो ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये लिख दिया आप मैंने, विस्तार इसका बता दिया। देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, ठीक है। गुजरात में इसको क्या बोलते हैं, जोबट, और बिहार में इसको क्या बोलते हैं हम, अरे केमूर, केमूर नाम है उसका, बस इतना से याद करना। चलो ठीक है। अब देखो ये देखना आप, विंध्याचल की ही कुल लंबाई, तो देखो लंबाई फिक्स नहीं है, आगे पीछे हो सकती है, 810 1000 से 1200 के किलोमीटर के बीच में रेंज याद करना, ठीक है, लगभग लिखेगा और लगभग इतनी है तो हाँ है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुडविल, मैंने बताया ना, जिस दिन मध्य प्रदेश थोड़ा सा, जिस दिन मध्य प्रदेश थोड़ा सा क्या आ जाएगा, होश में आ जाएगा, हो सकता है उस दिन वो बदल दे इसको, पर अभी हम इसको ही पढ़ रहे हैं, सद्भावना, ठीक है। इसी अन्य नाम क्या है, कालूमार और कालुम्बी शिखर। इसकी ऊंचाई जरूर याद करना, क्योंकि जब भी किसी की ऊंची चोटी जो सबसे होती है ना, तो उसका नाम जरूर याद कर, मतलब उसकी ऊंचाई जरूर याद करना। तो कितनी है, बात याद रहेगी। कहां पर है ये भी याद करना आपको, दमोह जिले में। और दमोह जिले में कौन सी श्रेणी पड़ रही है यहाँ पर, भांडेर, ये याद रखना है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी किस श्रेणी में, भांडेर, भांडेर में भी कहां पर है, दमोह, दमोह में पूछेगा तो संग्रामपुर, ठीक है, ये मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो इसके बहुत सारे पार्ट है, देखो विंध्य, भांडेर, कैमूर। देखो पारसनाथ इसको कहाँ बोल रहे हैं हम, झारखंड के अंदर, और इसको हम बिहार के अंदर ही क्या बोलते हैं, इसी पारसनाथ को क्या बोलेंगे, कैमूर। एक ही है वो रेंज पूरी, पर क्या है कटी फटी हुई है ना बहुत ज्यादा, इसलिए अलग अलग नाम दे दिया उसको। ये बहुत सारी नदियां निकल रही, देखो चंबल नदी निकल रही है यहीं से, देखो काली सिंध, शिप्रा, ये सारी नदी निकल रही, बेतवा, केन, सोन, धसान, ये सारी नदी निकल रही है। यही पूछा था कि बेतवा नदी कहाँ से निकल रही है। तो बस खाली अब तो इतना सा दिमाग में इमेज में याद करना कि जो नॉर्थ साइड जितनी भी नदी बह रही है वो कहां से निकल रही है, विंध्याचल, ठीक है। बढ़े आगे। फिर देखो इसका अगर आपसे कोई खनिज पूछे, तो देखो मैंने आपको बताया था ना, कुछ मिले ना मिले पर ये दो खनिज जरूर मिलेंगे आपको, एक तो लाल बलुआ पत्थर
और एक क्या बनेगा, चूना पत्थर। लाल बलुआ पत्थर को क्या बोलूंगा, सैंडस्टोन, और इसको क्या बोलूंगा मैं, लाइमस्टोन। बात याद रहेगी। और इसी चूना पत्थर से ही तो क्या बनती है, सीमेंट। इसलिए मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा इसी विंध्याचल श्रेणी के अंदर लगे हुए हैं। और विंध्याचल श्रेणी में भी देखोगे आप तो भांडेर के अंदर देखा होगा आपने, पन्ना, दमोह, सागर, इसके अंदर सारी सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हुई है। बात याद रहेगी आपको। ठीक है, ये लिखा है देखो, मेजर मिनरल्स, एक तो रेड सैंडस्टोन और एक क्या लिखा है, लाइमस्टोन। ठीक है, बात याद रहेगी। और इसी के अंदर क्या मिल रहा है देखो हमें, डायमंड, हीरा, इसी विंध्याचल के अंदर मिल रहा है। बात याद रहेगी। यह है क्या है, कगारी श्रृंखला। कगारी श्रृंखला का मतलब किनारे वाली श्रृंखला है, कगारी श्रृंखला, ये भी याद करना है। और इसी विंध्याचल को ही हमने स्कार्पलैंड भी कहा था। अगर आपने पढ़ा होगा रीवा पन्ना के पठार को, रीवा पन्ना के पठार को हमने स्कार्पलैंड भी कहा था, क्योंकि रीवा पन्ना के पठार में यही तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ही तो पड़ रही है ना, उसी में पड़ रही है। रीवा पन्ना का जो पठार है ना, उसी के अंदर क्या पड़ रहा था, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला। तो रीवा पन्ना के पठार को हमने क्या बोला था, स्कार्पलैंड। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस पठार को स्कार्पलैंड कहते हैं, तो रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, बात याद रहेगी। ये कगारी प्रदेश। फिर देखो यही लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कि गंगा अपवाह तंत्र, ऊपर वाला हो गया गंगा अपवाह तंत्र के अंदर, जिसके अंदर जैसे यमुना नदी आ रही है। और देखो नीचे साइड कौन सा है, नर्मदा पद। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ये वाटर डिवाइडेड का काम कर रहा है, या इसको ही बोलते हैं हम वाटर शेड। ठीक है, ये बात याद रहेगी, वाटर डिवाइडेड या वाटर शेड। हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि गंगा नदी तंत्र और नर्मदा नदी तंत्र के बीच में वाटर डिवाइडेड का काम कौन कर रहा है, तो विंध्याचल। बात समझ गई। नर्मदा नदी और चंबल नदी के बीच में जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, मालवा का पठार। ऊपर देखना है, अच्छा ठीक है, मालवा का पठार। ये बात याद रहेगी आपको। ठीक है, फिर देखो यह श्रेणी उत्तर को दक्षिण भारत से क्या करती है, यह श्रेणी, बस ये खत्म है, लास्ट है अब। देखो यह श्रेणी नहीं, लास्ट है ना, यह श्रेणी। अभी सुनो बात, इधर देखो, यह श्रेणी क्या कर रही है, उत्तर भारत को क्या कर रही है, दक्षिण भारत से अलग कर रही है। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात याद रहेगी आपको। और विंध्यन का नाम विंध्य भी बोलते हैं। ठीक है, विंध्य मतलब प्रोनाउंसिएशन है। एक बात और याद करना है, ये याद करना है जरूर आपको, कि एक भूगोलवेत्ता थे टोलमी। टोलमी का नाम आपने सुना होगा। ये क्या थे, ज्योग्राफर थे, और इन्होंने पूरे विश्व का अध्ययन करा ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में। बहुत टाइम, बहुत पुराने थे, एंशिएंट टाइम के थे टोलमी, रोमन के रहने वाले थे। इन्हीं टोलमी ने बहुत सारा नाम कहा है, जैसे नर्मदा नदी को नामदासो कहा है इन्होंने। ऐसे पूछ लेता है कि भूगोलवेत्ता टोलमी ने नर्मदा को क्या नाम दिया है। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से इसी टोलमी महोदय ने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को क्या नाम दिया है, तो देखो ये विंडियस तो नहीं पूछेगा आपसे, ये ऑडियंस जरूर पूछ लेगा। हाँ, अरे जो भी है, ओडियन है, ओडियन है वो। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, जो अच्छा लगे आपको। ठीक है, जैसे अच्छा लगे आपको, बस ये नाम जरूर याद करना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में यही पूछ ले कि भूगोलवेत्ता टोलमी महोदय ने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को क्या नाम दिया है, और ये नाम आ जाएगा आपसे, तो ऑडियंस से याद कर लेना आप। तो बात समझ आ गई, याद रहेगा। तो क्योंकि देखो ये विंडियस तो आपको वैसे याद करेगा, विंद से ही याद रहेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे, ये नाम पूछेगा जरूर। ठीक है, फिर देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, भ्रंश के सहारे हुआ है, फोल्ट के किनारे से हुआ, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, भ्रंशोत पर्वत भी कहते हैं। जबकि ये क्या है, एक फोल्डेड माउंटेन। बात समझ में आ गई, जबकि फोल्डेड माउंटेन है, ये बात याद रहेगी। देखो इसी पर्वत श्रृंखला को गुजरात में मैं क्या कह रहा हूं, जोबट, और बिहार में क्या कह रहा हूं मैं, केमू श्रेणी। बात याद रहेगी, सिंपल से नाम है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आपको पता है कि भारत का जो नेशनल एंथम है, अगर हो सकता है आपसे पूछ लूं कि भारत के नेशनल एंथम में मध्य प्रदेश के किस पर्वत का उल्लेख किया गया है या वर्णन मिलता है, किसका वर्णन मिलता है आपको, विंध्य, है ना, उसके अंदर पढ़ा होगा आपने, ये बात याद रहेगी। इसके भी 3 पार्ट है ये। ठीक है, ये आपने देख लिया है। अब देखो इसी के अंदर हमने पहला पार्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम, विंध्य। ये विंध्याचल मत करके क्या करना है, विंध्य पढ़ना। ठीक है, अब देखो ये किस हिस्से में पढ़ रहा है आपको, पश्चिम वाले भाग में पढ़ रहा है। पहले पार्ट आगे समझ में।
इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो क्या आ जाएगी, सिगार। कितनी ऊंचाई आ जाएगी इसकी, ये सिगार किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मालवा के पठार की। ये बात याद रखना आपको, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो और भी चोटियां, ये चोटियां हो सकती है आपसे पूछ ले, तो जाना पाओ, बस इनकी ऊंचाई याद रखने की आवश्यकता नहीं आपको। जाना पाओ, फिर क्या आएगी धरजारी, फिर आएगी वांगचू पॉइंट। फिर एक और बताया था मैंने काकरा बर्डी। वांगचू पॉइंट से कौन निकल रही है, चंबल। एक एक काकरा बर्डी, काकरा बर्डी से कौन निकल रही, शिप्रा। ठीक है, ये नाम याद करना आपको। फिर देखो यहाँ पे पहाड़ियां जरूर याद करना, देखो भीमबेटका, ये एक्चुअल में आपको रायसेन में मिलेगी, ठीक है। फिर देखो सलकनपुर, आपको पता है सलकनपुर ये सीहोर में पड़ता है। और हमारे जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, इनकी कुल देवी भी यहीं पे सलकनपुर, बिजासन माता देवी। कौन है, बिजासन माता मंदिर यहीं पे है सलकनपुर में। तो कहीं कहीं पे विजयासन माता मंदिर भी बोलते हैं, और कहीं कहीं भी बिजासन माता मंदिर। आजकल इनको लोक कहते हैं, जैसे महाकाल लोक बनाया ना, ऐसे लोक नाम दे दिया इसको, तो इसको बोलते हैं बिजासन माता लोक। बात समझ आ गई। तो हो सकता है आपसे यही प्रश्न पूछ जाए कि बिजासन माता लोक कहां पर है, तो सलकनपुर में। सलकनपुर कहां पर है, श्योर। श्योर के अंदर भी बुधनी, जो मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान की जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है ना, शिवनी, वो मतलब वो है बुधनी। काकरा बड्डी याद रहेगी आपको, इसी से कौन निकल रही है, शिप्रा। ठीक है, तो ऐसे याद करो, शिप्रा के अंदर हम कंकर फेंक रहे हैं। ठीक है, बात ये रहेगी। अशरफी, आपने मांडू के अंदर देखा होगा अशरफी महल, अशरफी मांडू। तो अगर आपसे पूछ ले कहां पर है, तो ये धार के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने पूछा ना अपना गोमनपुरा कहां पर है, तो धार के अंदर। अशरफी कहां पे, धार। मांडू कहां पर है, धार। बात याद रहेगी आपको, ये छोटे छोटे प्रश्न। फिर देखो मैंने आपको बताया था कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पे बसा हुआ है, 5। इन 5 पहाड़ियों के नाम आपको जरूर याद करना। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि निम्नलिखित में भोपाल किस पहाड़ी पे नहीं बसा हुआ है, तो हो सकता है 3 तो दे दे नाम वो और एक नाम और कुछ दे दे, मांडू दे दे, अशरफी दे दे, कुछ और दे दे वो। तो 4 नाम याद करना है आपको। सबसे पहले याद करना है श्यामला हिल्स। ये श्यामला हिल्स भी ही क्या है, सीएम हाउस, मुख्यमंत्री का आवास है श्यामला हिल्स। फिर देखो अरेरा हिल्स, ये मध्य प्रदेश का क्या है, प्रशासनिक भवन। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी काम होता है ना, ये अरेरा हिल्स, यहीं पर क्यों है, सरदार वल्लभ भाई भवन। नहीं, एमपीपीएससी तो इंदौर में। ठीक है, फिर एक कटारा हिल्स, फिर आएगी ईदगाह हिल्स, फिर आएगा नेवरी हिल्स। ठीक है, ये 5 हिल्स के नाम याद होना चाहिए। हो सकता है और आगे से पूछ ले कि ये हिल्स किसका हिस्सा है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर भी विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। बात याद रहेगी, बड़े आगे। फिर देखो ये भांडे श्रेणी आ गई हमारे पास। अब देखो भांडे श्रेणी एक्चुअल में देखोगे तो कहां पे फैली हुई, मध्य वाले भाग में फैली हुई। और मध्य वाले भाग में भी अगर मेजरली देखोगे तो रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, उसके भी दक्षिण वाले भाग में फैली हुई। इसी रीवा पन्ना के पठार के अंदर कौन पड़ता है, दमोह। कौन पड़ रहा है, दमोह। और दमोह के अंदर ही कौन है सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कैमूर की, जिसका नाम क्या है, सद्भावना, या इसको क्या बोलते हैं, गुडविल। ठीक है, और 2 नाम बताएगी मैम, कालूमार और कालुम्बे। और ऊंचाई भी जरूर याद करना है इसकी, 752 मीटर। ये पूछे गए प्रश्न है, जो छोटी छोटी जिसकी होती है ना मेन उसकी ऊंचाई पूछ लेता है। ठीक है, बात याद रहेगी। फिर एक और बात याद करना, ये पूछा गया जबेरा गुम्बद कहाँ पे स्थित है, तो देखो जबेरा गुम्बद कहाँ पे स्थित है, कैमूर के पठार में। कैमूर के पठार के अंदर भी पूछेगा कहाँ पे स्थित है, तो दमोह में स्थित है। बात याद रहेगी। दम ही निकल गया है, बात याद रहेगा। तो जबेरा गुम्बद, तो ऐसे याद कर लेना। देखो जबेरा को बनाना है जबरा, सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है दम निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, जबेरा गुम्बद जबरा और दम निकल जाएगा। बार बार पढ़ोगे ना 1-2 बार, तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट बनो। हाँ, 1-2 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। नहीं, एक बार में तो याद नहीं रहेगा ना। जैसे जबेरा गुम्बद है, अब जनरली ऐसे भी याद करोगे ना आप, जबेरा गुम्बद कहाँ पे, दमोह, तो भी याद नहीं रहेगा। उसका थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट बनाना पड़ा, रिलेटेड। इससे क्या होता है, देखो जैसे मैंने बना लिया जबेरा को, मैंने बनाया जबरा। अब जैसे ही मैंने जबरा बनाया, तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि बस दम चाहिए उसके लिए, तो दम आ गया। ऐसे याद करोगे तो याद होगा। जैसे एमपीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि संग्रामपुर कहां पर है, सिंगोरगढ़ सोली, सिंगोरगढ़ का किला कहां पर है, वैसे दमोह के अंदर ही। आप ऐसे याद करोगे ना, गढ़ किले हिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे आप, ये किले की कौन सा किला कहां पर, तो आपको याद नहीं रहेगा। पर मैंने किसे बनाया इसको ट्रिक से, कि दम हो तो सिंगर बन के बताओ।
एक बार याद कर लिया, याद हो गया, एग्जाम में लगा दिया। नहीं बात समझ में आई? अगर मैं सिंपल पढ़ के जाता, अरे तो खुद बना लोगे ना थोड़ा सा, तो आपको क्लिक करेगा। ट्रिक ऐसी नहीं बनाना आपको, अरे ऐसी नहीं करना है वो ट्रिक जो आप बना, तो वो ट्रिक नहीं, ऐसे जिसे मैं बना ना ऐसे बना, जैसे मैं बता रहा हूँ ना ऐसे बनाना आपको, ताकि उसी के नाम, जैसे जबेरा गुम्बद में जबरा कोई ट्रिक नहीं है, ये क्या है, क्रक्स है उसका, क्या है, क्योंकि जैसे मैं जबरा गुम्बद पढ़ूंगा तुरंत याद आएगा, जबरा से तुरंत याद आएगा मुझे दम, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, क्योंकि ये चीज क्या है हमेशा याद रहेगी आपको। अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है अब इसको इस बार बार। फिर देखो अब क्या है, कौन मेरी कैमूर श्रेणी, क्या है, कैमूर श्रेणी, और ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है इसका सबसे पूर्वी भाग है, क्या है ये, सबसे पूर्वी भाग, बात याद रहेगी, कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे पूर्वी भाग है। हो सकता है एग्जाम में ये जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे पूर्वी भाग क्या है, कैमूर श्रेणी, बात याद रहेगी। फिर देखो इसका विस्तार पूछ ले तो पूरा बता देना नीचे से ऊपर तक, कैमूर श्रेणी के अंदर से देखो आपको जबलपुर कटनी वाला क्षेत्र पूरा मिलेगा आपको। तो देखो जबलपुर के कटंगी से लेकर कहां तक है ये, बिहार के रोहतास जिले के सासाराम, कटनी नहीं हो कटंगा है, हाँ बात याद रहेगी, कहां तक है, कटंगी है वो, ठीक है, हाँ जो भी हो गया होगा, जो लिखा है बुक में मैंने बता दिया आपको, ठीक है, बात याद रहेगी। फिर देखो यहाँ पे लिखा है आपका कि प्रमुख पहाड़ी, तो प्रमुख पहाड़ी में देखो कौन आ गया, देखो त्रिकुट, यही पूछा गया था कि मेहर कहां पर स्थित है, त्रिकुट, त्रिकुट कहां पर है, कैमूर है ना, कैमूर में त्रिकुट ही आ गया ना ये। फिर देखो गिद्धराज पर्वत कहां पे है, सतना। फिर बांधवगढ़, बांधवगढ़ आपको उमरिया में मिलेगा, बांधवगढ़ आपने नेशनल पार्क भी मिला होगा, ठीक है। फिर वह देखो एक और चीज याद करना है जो कैमूर श्रेणी है, तो देखो कैमूर श्रेणी अगर एक्चुअल में आप देखोगे इधर बस मैं इधर देखो, ये जैसे ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, ये है। अब देखो यहाँ पर है, देखो कैमूर, यहाँ पर क्या है, कैमूर। अब देखो इसी कैमूर के साइड में अगर आप देखोगे, नीचे साइड में देखोगे तो यहाँ से निकल रही है सोन नदी, कौन निकल रही है, और ऊपर से कौन आ रही है, यमुना। तो देखो आपसे मैं बोलूं यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक का काम कौन कर रहा है, तो एक्चुअल में विंध्य नहीं बोलूंगा, पर विंध्यन के अंदर भी ऑप्शन दे दिया उसने कैमूर भांडेर, तो मैं फिर कैमूर बोलूंगा, बात समझ गई। मैं अगर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की बात करूंगा तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये पूरा आ जाएगा, और जब मैं चंबल और नर्मदा की बात करूंगा तो तब मैं मालवा का पठार बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है वो एग्जाम में, क्योंकि ये थोड़े कंसेप्चुअली क्वेश्चंस, बात याद रहेगी, कौन कहां पर है, ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आप देख लो, देखो ये बोल रखा है नर्मदा नदी तथा असीगढ़ की पहाड़ी के बीच में क्या है, निमाड़ का मैदान, क्योंकि आपको पता है नर्मदा नदी ऊपर है और नीचे साइड कौन है, सतपुड़ा, इनके बीच में, तो ये असीगढ़ की पहाड़ी मतलब सतपुड़ा वाला पार्ट है, इसके बीच में क्या पड़ रहा मुझे, निमाड़ का मैदान, और निमाड़ के मैदान को ही क्या बोल रहा हूं मैं, कपास उत्पादक क्षेत्र, या इसी को बोल रहा हूँ स्वर्ण क्षेत्र, बात याद रहेगी। फिर देखो गिद्धराज पर्वत कहां पर है, सतना जिले, बस इतना सा याद कर लेना आपको। फिर देखो ग्वालियर का किला कहां पर है, तो नाम से समझ में आ रहा है गोपांचल पर्वत, ग्वालियर का किला कहां पर है, गोपांचल पर्वत। फिर देखो लमेटा हिल्स, अभी जब जबलपुर पढ़ेंगे तो देखेंगे लमेटा हिल्स कहां पर है, जबलपुर के अंदर, ठीक है। और लांजी हिल्स, ये पूछा गया प्रश्न कि लांजी हिल्स कहां पर है, तो बालाघाट के अंदर है, मैप हो कभी यहीं। चलो ये तो मैंने पढ़ाई दी आपको कि भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है, 5 पहाड़ियों पर बसा है। त्रिकुट पर्वत कहां पर है, नेहार, यहीं पे क्या है, शारदा माता का मंदिर। और अमरकंटक को क्या कहते हैं, अमरकंटक क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का क्या है, ये मिलन स्थल, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैप में देख लो आप, सारी चीजें आपको दिखेगी। क्या हो गया इसको, बस 2 सेकंड मैप में देख लो आप थोड़ा सा। देखो ये रहा, एक बार ये 3D वाला मैप देख लो आप अच्छे से, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, और ये है यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी, और नीचे है ताप्ती नदी घाटी, बस ये ब्लो माउंटेन हो गया। ये जस्ट ऊपर है देखो विंध्याचल, ये विंध्याचल के अलग अलग पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश है, ये देख लो आप अच्छे से,
ठीक है, देखा। तो देखो यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि विंध्याचल है, और यहीं पे पढ़ा कि जो ग्वालियर में कौन सी गोपांचल की पर्वत चोटियां, ठीक है, बात याद रहेगी। इसी बालाघाट वाले क्षेत्र में हमें क्या पढ़ रही थी, लांजी, लांजी हिल्स। हो सकता है आपसे लांजी हिल्स के बारे में पूछ ले कि लांजी हिल्स कहाँ पर है, तो कहाँ पर ये, बालाघाट वाले क्षेत्र में, ठीक है। जबलपुर में हमने क्या पढ़ा था, लमेटा घाट, घाट मतलब नदी का जो किनारा जो होता है ना उसको घाट बोलते हैं, बात याद रहेगी, कोई दिक्कत को समस्या। और एक और हमने पढ़ा था कि नर्मदा नदी और असीरगढ़ की पहाड़ी, ये असीरगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे मिलेगी आपको, इसके बीच में कौन है, निमाड़ का मैदान। देखो यहाँ पर है निमाड़ का मैदान, बात समझिए। और निमाड़ की दो भाग है, एक पूर्वी निमाड़, एक पश्चिमी निमाड़, ठीक है, बात याद रहेगी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो बार रिवीजन करोगे आपको तो सारी चीज पता चल जाएगी।